नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और वक्त 1 मिनट पूरी रिपोर्ट का हो चला है। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको खबरें विस्तार से बताएंगे, खबरें फटाफट अंदाज में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर, जिस तरीके से दुनिया भर में अब कहीं ना कहीं बवाल देखने को मिल रहा है। लंदन में इमरान खान और नवाज शरीफ के समर्थक आमने सामने आ गए। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इसका नतीजा क्या निकला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इमरान खान के इस्तीफे के बाद बेशक पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में सियासी जंग लगभग खत्म हो गई हो, लेकिन इमरान खान की पार्टी के समर्थकों और नवाज शरीफ की पार्टी के सपोर्टर्स के बीच सदन के बाहर टकराव जारी है। इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जहां इस्लामाबाद से लेकर कराची तक प्रदर्शन किया। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इमरान खान को सत्ता से बेदखल करते ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के कार्यकर्ताओं के जश्न मनाने की तस्वीरें पाकिस्तान के कई शहरों से सामने आई। यही नहीं, PMLN के सपोर्टर्स ने लंदन स्थित नवाज शरीफ के घर के बाहर भी जश्न मनाना शुरू कर दिया। पार्टी समर्थक नवाज शरीफ के लंदन स्थित उनके घर एवेंटफील्ड हाउस के बाहर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मना ही रहे थे कि अचानक वहां इमरान खान की तस्वीर, पोस्टर, बैनर और पाकिस्तान का झंडा हाथों में लिए PTI समर्थक भी पहुंच गए। ये सभी लोग नवाज शरीफ के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। पाकिस्तान में सत्ता पलट गई है, इमरान खान को झटका लगा है, लेकिन लंदन में देश निकाला घोषित होने के बाद नवाज शरीफ वहीं रह रहे थे और वहां भी ये विरोध देखने को मिला। उधर शहबाज शरीफ का PM बनना लगभग तय है। आज उसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी, लेकिन शहबाज शरीफ के सामने एक बड़ी चुनौती है। क्या है वो चुनौती, 1 मिनट में इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इमरान के खिलाफ तैयार हुई संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार शहबाज शरीफ का पाकिस्तान का अगला PM बनना तय है। आज इसकी औपचारिकता भी पूरी हो जाएगी। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होगी। PMLN के अध्यक्ष शहबाज शरीफ को पहले ही अपना संयुक्त उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जबकि PTI की तरफ से शाह महमूद कुरैशी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों नेताओं ने कल अपना नामांकन दाखिल किया। शहबाज शरीफ का नामांकन तो स्वीकार कर लिया गया। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज होने की राह भले ही आसान लग रही हो, लेकिन सत्ता को चला पाना उनके लिए भी चुनौती भरा होगा। 14 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शहबाज शरीफ पर आरोप तय होंगे, जिसका केस लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट के आज के फैसले पर निर्भर करेगा कि शहबाज पर छाए संकट के बादल हटेंगे या फिर नहीं। इमरान खान को पाकिस्तान में झटका मिला तो नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ अब अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन चुनौतियां बहुत हैं। उधर पाकिस्तान की सत्ता से इमरान खान की बेदखली के बाद PCB अध्यक्ष रमीज राजा ने भी अपने पद से इस्तीफा वो दे सकते हैं, ऐसी खबर मिल रही है। रमीज राजा इमरान खान के करीबी दोस्त हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार ने विश्वास मत खो दिया है, तो वहीं इसका असर पाकिस्तान क्रिकेट में सुधार का बीड़ा उठा चुके पूर्व ओपनर और PCB के चेयरमैन रमीज रजा पर भी पड़ने जा रहा है। इमरान खान ने ही रजा को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी और पूर्व कप्तान बहुत ही जुनून के साथ अपने काम में जुटे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार इमरान खान के जाने के साथ ही अब रमीज राजा का जाना भी लगभग तय है। आधिकारिक तौर पर सोमवार को पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा, तो रिपोर्ट के अनुसार रजा जल्द ही अपने PCB चेयरमैन पद से इस्तीफा देंगे। वर्तमान में रमीज राजा दुबई में ICC बोर्ड की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। नजम सेठी की विपक्षी पार्टी और भावी PM माने जा रहे शहबाज शरीफ के साथ रिश्ते बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि नजम सेठी पाक क्रिकेट बोर्ड में लौटने को बहुत ही ज्यादा उत्सुक है। रमीज राजा इमरान खान के दोस्त हैं, उनके साथ खेल चुके हैं और इसके साथ ही उनकी अगुवाई में जब से PCB के चेयरमैन बने तब से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बेहतर कर रही है। लेकिन अब ये झटका लग सकता है। आगे बढ़ते हैं। 2 साल के बाद अब एक बार फिर शिव भक्तों के लिए अच्छी खबर है।
अमरनाथ यात्रा के लिए सोमवार से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है। शिव भक्तों के लिए अच्छी खबर, अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है। कोरोना संकट की वजह से पिछले 2 साल से ये यात्रा नहीं हो रही थी, लेकिन अब इस साल यात्रा को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में 11 अप्रैल से यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इस साल की अमरनाथ यात्रा 30 जून से आरंभ होकर 11 अगस्त तक चलेगी। यात्रा के लिए श्रद्धालु ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर बैंक, पीएनबी बैंक, यस बैंक और एसबीआई बैंक की 446 शाखाओं में भी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ हेल्थ सर्टिफिकेट, 4 पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत रजिस्ट्रेशन में पड़ती है। अमरनाथ यात्रा हर साल जम्मू कश्मीर के पहलगाम से आयोजित की जाती है, जो अमरनाथ की पवित्र गुफा पर खत्म होती है। साल में केवल कुछ समय के लिए ही गुफा से बर्फ हटती है, तब ये श्रद्धालुओं के लिए खोली जाती है। 2 साल बाद अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए ये अच्छी खबर है। उधर जेएनयू में लेफ्ट और एबीवीपी के बीच झड़प देखने को मिली। नॉनवेज को लेकर ये बवाल हुआ और झड़प तक जा पहुंचा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक बार फिर लेफ्ट और राइट विंग के छात्रों के बीच झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि इस हिंसक झड़प में कुछ छात्र घायल हुए हैं। बवाल के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समर्थक जेएनयू के मेन गेट पर नारेबाजी करते हुए पहुंच गए, जिसके बाद मेन गेट बंद किया गया। दक्षिण पश्चिम दिल्ली पुलिस के डीसीपी का कहना है कि फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है। दोनों छात्र पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। शिकायत मिलने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि रविवार को जेएनयू में नॉनवेज को लेकर वामपंथी छात्र संगठन आइसा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के बीच झड़प की खबर सामने आई थी। लेफ्ट विंग के छात्रों ने आरोप लगाया कि एबीवीपी के छात्रों ने नॉनवेज खाने को लेकर कावेरी हॉस्टल के मेस सचिव से मारपीट की। वहीं एबीवीपी के छात्रों ने आरोप लगाया कि वामपंथी छात्र कावेरी हॉस्टल में रामनवमी की पूजा करने से लोगों को रोक रहे थे। जेएनयू वैसे भी विवादों का अड्डा बना रहता है, लेकिन यह ताजा विवाद कहीं ना कहीं और ज्यादा गर्माता हुआ आगे आने वाले दिनों में देखा जाएगा। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल की, जिन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। महंगाई के मुद्दे पर पीएम मोदी की तारीफ भी की तो राहुल पर निशाना भी साधा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के कहने से यूपी में सरकार बनती तो प्रियंका गांधी को सीएम बना देती। जीत हार राहुल गांधी के कहने से नहीं बल्कि जनता तय करती है। राहुल गांधी से कहने से अगर सरकारें बनती तो अपनी बहन को ही बना लेते मुख्यमंत्री। उनके पास उनको ये विचार करना चाहिए कि 403 जगह उन्होंने खड़े किए, जिनमें से 450 जगह उनकी जमानत जब्त होगी। अभी भी उनके दिमाग में एक अहम है कि हम बना देते हैं। लोग बनाते हैं, लोग हराते हैं, लोग जिताते हैं। जेपी दलाल ने पीएम मोदी के काम की तारीफ की और कहा कि वैश्विक संकट में पीएम मोदी के चलते पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत न रूस की तरफ है और न ही अमेरिका की तरफ, बल्कि भारत सिद्धांतों के साथ है। युद्ध की वजह से, कुछ कोरोना संकट की वजह से हर चीज़ों के दाम तो बढ़े हैं, लेकिन दूसरे देशों की तुलना में हमारे देश में दाम काफ़ी कंट्रोल में है। जेपी दलाल ने श्रीलंका का उदाहरण दिया और कहा कि महंगाई के दौर में श्रीलंका में हालात खराब हैं। दूसरी ओर भारत में मुफ्त में अनाज बांटा जा रहा है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल न सिर्फ राहुल गांधी पर बरसते नजर आए, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कामों की जमकर तारीफ भी की। तो वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर नूंह में कांग्रेस के 3 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा और जनता से आह्वान किया है कि अब इस सरकार को उखाड़ने का वक्त आ गया है। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी की राज्य और केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सोमवार को नूंह जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों नूंह, पुन्हाना और फिरोजपुर झिरका के विधायक सीएलपी उपनेता आफताब अहमद, मोहम्मद इलियास और मामन खान इंजीनियर ने जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। किसानों से लेके किराना से लेके सब्जी, गैस, पेट्रोल, डीजल सभी वस्तुएं महंगी हुई हैं। पूरे घर की व्यवस्था का बजट बिगड़ चुका है, बिगड़ गया है। बेतहाशा महंगाई हर महीने
बीजेपी सरकार रोजगार देती नहीं है, किसानों का कर्जा माफ करती नहीं है, स्कूल अस्पताल बनाती नहीं है, विकास कराती नहीं है, बस लोगों की जेब लूट रही है। कुल मिलाकर तीनों कांग्रेसी विधायकों ने महंगाई के बहाने भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और राज्य सरकार को जमकर कोसा और कहा कि अब इन्हें उखाड़ने का वक्त आ गया है, तभी जाकर महंगाई से राहत मिलेगी। कासिम खान, नूह, खबरें अभी तक। बढ़ती महंगाई लोगों की परेशानी बढ़ाते हुए नजर आ रही, लेकिन इन सब के बीच विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया और सरकार पर जमकर निशाना साधने का मौका मिल गया। उधर कुमारी सैलजा के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने की खबरें सामने आ रही हैं। इसे लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह कुमारी सैलजा पर निशाना साधते हुए नजर आए। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह भिवानी बार के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। यहां मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा पर उन्होंने निशाना साधा। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के इस्तीफे की चर्चाओं पर कहा कि कांग्रेस समझ चुकी है कि नकली लोग ज्यादा दिन नहीं चलते। जब से सैलजा ने कमान संभाली तब से कांग्रेस जीरो हो गई। उन्होंने कहा कि सैलजा इस लायक थी ही नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि सैलजा गांधी परिवार की तरह ही घर रहकर काम चलाती हैं। रणजीत सिंह ने कहा कि कांग्रेस का बंटाधार हो चुका है, आज कांग्रेस कहीं नहीं रही। कांग्रेस ने समझ लिया कि नकली आदमी लंबे नहीं चलेंगे और वो इस योग्य थी नहीं। धक्के से जैसे राहुल गांधी चल रहे थे ऐसे वो चल रही थी। प्रेसिडेंट कोई और है, चला कोई और रहा है। आपको बता दें कि कुमारी सैलजा के हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की खबरें सामने आ रही हैं। इस मुद्दे को लेकर रणजीत सिंह ने कुमारी सैलजा और कांग्रेस पर वार किया। ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की हार की वजह बनता है पार्टी के अंदर की गुटबाजी, और ऐसा ही कुछ नजर आता है हरियाणा में। लेकिन इन सब के बीच अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की खबर सही है और आने वाले दिनों में क्या इस पर मोहर लगती है देखने वाली बात होगी। उधर विधायक नैना चौटाला ने आम आदमी पार्टी पर जुबानी प्रहार किया है। नैना चौटाला ने कहा कि कुछ दिन बाद आम आदमी पार्टी की सच्चाई लोगों के सामने होगी। जेजेपी विधायक नैना चौटाला ने पंजाब में जीत के बाद हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बढ़ रहे कुनबे को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि लोगों में आम आदमी पार्टी को लेकर उतावलापन है। लोग भविष्य के बजाय उतावलेपन की ओर बढ़ रहे थे। अगले 6 महीने में आम आदमी पार्टी की हकीकत सबके सामने होगी, तब लोगों को समझ आएगा कि इनका कोई वर्चस्व नहीं है। देखो, ये लोकतंत्र है, हर आदमी को अधिकार है कि वो कहीं भी जाए, पर मुझे ये लगता है कि ये बहुत एक है ना, लोगों में उतावलापन नहीं होता कई चीज़ को देख के। तो अभी है 6 महीने बाद इस चीज़ के रिजल्ट्स आएंगे भी पंजाब में सरकार कितनी कामयाब होगी। नैना चौटाला ने आगे कहा कि अजय चौटाला की कर्मभूमि पर इस क्षेत्र को पिछड़ेपन से दूर करने की कोशिशें जारी हैं। सरकार के 3 साल के बचे कार्यकाल में बेहतर विकास करवाया जाएगा। स्कूलों के नाम जिन जिन गाँवों में मांग की थी लोगों ने भी, हमारे गाँव के स्कूल का नाम शहीदों के नाम पे होना चाहिए, तो वो 6 स्कूल है या 7 स्कूल है, शुरुआत कर दी 7। आज उन स्कूलों के शहीदों के नाम पे जो है वो शुरुआत कर दी। आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपने आप को मजबूत करने के लिए लगातार एक के बाद एक कदम उठा रही है, लेकिन इन सब के बीच सत्ता पक्ष की तरफ से आम आदमी पार्टी पर लगातार जुबानी हमला भी तेज है। तो वहीं करनाल में दिव्यांगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करनाल में दिव्यांगों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि दिव्यांगों की तरफ से अपनी मांगों को लेकर 1 अप्रैल से सेक्टर 12 में धरना शुरू किया गया था और सचिवालय तक ये प्रदर्शन किया गया। दिव्यांगों ने आरोप लगाया कि सरकार ने 2018 में उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया और सरकार उन्हें गुमराह कर रही है। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका धरना इसी तरह से चलता रहेगा। हमारी मेन जो मांग है, हमारी विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 को नियम बना के पूर्ण रूप से लागू करवाना, जिसके तहत दिव्यांग समाज की जो 80% जो मांगे हैं वो लागू हो जाएंगी और बाकी जो छोटी छोटी मांगे हैं, जैसे दिव्यांग समाज को सरकारी नौकरी में, प्राइवेट संस्थाओं में 5% आरक्षण दिया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 को नियम बनाकर पूर्ण रूप से लागू करवाना उनका मुख्य उद्देश्य है। इसमें दिव्यांगों को रोजगार दिया जाए, साल 1996 से बैकलॉग को भरा जाए और बिजली पानी मुफ्त दिया जाए। दिव्यांगों की तरफ से अपनी मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। अब इन मांगों को क्या देखा जाता है, किस तरीके से गौर किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी।
उधर आगे बढ़ते हुए बात चरखी दादरी की करते हैं, जहां के छपार गांव में बिजली की समस्या को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और गुस्साए ग्रामीणों ने पावर हाउस पर ताला जड़ दिया। चरखी दादरी में छपार गांव में पावर हाउस होने के बाद भी 43 डिग्री तापमान में तपती गर्मी के बीच ग्रामीणों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही। करीब 1 महीने से बिजली किल्लत से परेशान गांव छपार के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और महिलाओं की अगुवाई में पावर हाउस में जमकर बवाल काटते हुए ताला जड़ दिया। ये ताला जी हमने इसलिए लगाया है कि यहाँ पे है बिजली नहीं आती। सुबह 6 बजे बिजली का कट लगाते हैं और शाम को 6 बजे बिजली आती है। 6 से 8 आती है, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 4 और सुबह फिर 6 बजे कट जाती है। रात का टाइम है इसलिए है ना, और पूरा दिन बिजली आती नहीं, इसीलिए सारा गांव बिजली से परेशान है। इसलिए इस परेशानी को दूर करने के लिए हमने इस बिजली घर का ताला लगाया है। गाँव में बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल 1 मिनट भी बिजली नहीं आ रही। रात के टाइम में भी कट रहते हैं। इस दौरान बिजली कर्मचारियों को बाहर खड़ा कर दिया गया और रोष प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी दी कि समाधान होने तक वो पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि बाद में उच्च अधिकारियों के फोन पर मिले आश्वासन को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ और ग्रामीणों ने पावर हाउस का ताला खोला। सरकार की तरफ से यह दावा किया गया है कि 18 घंटे बिजली देने का काम ग्रामीण इलाकों में जारी है, लेकिन ग्रामीण इलाके में बिजली ना पहुंचना चरखी दादरी में कहीं ना कहीं लोगों की समस्या को भी इस गर्मी के मौसम में बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। उधर फरीदाबाद में 2 गुट आपस में भिड़ गए, दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले और साथ ही इसमें कई लोग घायल हुए हैं। दरअसल पूरा मामला क्या था, आपको 1 मिनट की इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये नजारा फरीदाबाद के चाचा चौक का है। तस्वीरों में करीब 10 से 12 लोग नजर आ रहे हैं। हाथों में लाठी और डंडे लेकर ये लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। मामला पैसों के लेन देन का है। दरअसल ये दोनों पक्ष प्रॉपर्टी डीलर हैं। किसी पुरानी लेन देन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ और देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे पर प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस के बाहर ही जमकर लाठी डंडे बरसाने लगे। इस घटना के बाद से ही आसपास के दुकानदारों में डर का माहौल बना हुआ है। साथ ही इस घटना का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद से ही कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या आज कानून का कोई खौफ नहीं है? आज कोई भी किसी पर भी हमला कर कानून व्यवस्था के तमाम दावों को ठेंगा दिखा जाता है। फिलहाल इस घटना के बाद पुलिस एक्शन की बात कह रही है, लेकिन एक्शन क्या लिया जाता है ये देखना होगा। छोटी सी बात कितनी बढ़ जाती है। 2 पक्षों में मारपीट, जमकर लाठी डंडे चल। उधर समय से पहले गर्म हुए इस वक्त जो मौसम है, इसके कारण इस साल जहां गेहूं का उत्पादन प्रभावित होने से किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो वहीं अब इसका असर आम जनता की और साथ ही जो आम की फसल है उस पर भी देखने को मिल रहा है। इस साल मौसम की बेरुखी किसानों के साथ साथ बागवानों पर भी भारी पड़ रही है। समय से पहले गर्म हुए मौसम के चलते आम के पेड़ पर आई बोर पर बीमारी का प्रकोप देखा गया। बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है कि 75% तक फसल खराब हो चुकी है। रादौर में आम के बाग की खेती करने वाले बागवान ने बताया कि जिस तरह से इस बार आम की फसल पर अच्छा बोर आया था, उतनी तेजी से ही खराब भी हो रही है। हालात ये हो गए हैं कि 70 से 80% फसल खराब हो चुकी है। आगे बताया कि पहले जहां आम पर एक बार कीटनाशक का छिड़काव करते थे, अब 4 बार छिड़काव करने के बाद भी बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते महंगी दवाओं के छिड़काव से आर्थिक तौर पर भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस बार आम में बूर तो बहुत अच्छा आया था, लेकिन जितना अच्छा आया था उससे भी ज़्यादा बीमारियां आ रही हैं। 70-80% बीमारियों ने ख़त्म कर चुका है। 20 से 25% फ्रूट बचा है, उसका भी ये नहीं पता कि बचेगा या नहीं बचेगा। इतना तेला चिपका रहा है, वो आम का रस चूस रहा है और शाखाओं को नीचे गिर रहा है। आम की फसल को होता भारी नुकसान बागवानी करने वाले किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा नुकसानदायक है, झटका है। उधर फरीदाबाद में खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने नकली प्रोडक्ट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पकड़े गए उत्पाद की कीमत करीब 20 लाख रुपए है। फरीदाबाद
विभाग के सेक्टर 62 में नामी कंपनी का अवैध तौर पर नकली उत्पादन का खाद्य एवं औषधि विभाग और क्राइम ब्रांच ने भंडाफोड़ किया है। टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक मकान में फरीदाबाद में बिना लाइसेंस कॉस्मेटिक बनाने की फैक्ट्री चल रही है। विभाग के आयुक्त बजीर सिंह गोयत ने एक टीम का गठन किया। टीम ने क्राइम ब्रांच को साथ लेकर मौके पर दबिश दी और तलाशी के दौरान पाया कि नामी कंपनी के नाम से नकली उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एफडीए टीम ने मौके पर पुलिस को बुलाया और बाद में नामी कंपनी के प्रतिनिधि को बुलाया। 1934 में लैक्मी के फर्जी प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं, 16 प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, उनको सभी को सील किया। बरामद किए गए उत्पादों की कीमत लगभग 20 लाख रुपए और जो खाली बोतलें, ट्यूब्स, लेबल्स बरामद किए हैं उनकी मदद से 30 लाख रुपए के नकली कॉस्मेटिक उत्पाद बनाए जा सकते हैं। विभाग ने सैंपल को जांच के लिए भेजा है और बरामद माल की कोर्ट से कस्टडी ली जाएगी। कुछ पैसों की आड़ में नकली और मिलावटी सामान बेचने से कहीं ना कहीं आम जनता के लिए भी ये एक बेहद नुकसान वाली खबर है और ऐसे में कार्रवाई प्रशासन की तरफ से बेहद जरूरी है। उधर हमीरपुर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से आक्रोश रैली निकाली गई। रैली के जरिए कांग्रेस ने सरकार को घेरने का काम किया है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ हमीरपुर के सुजानपुर में आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। महंगाई के खिलाफ आक्रोश रैली के दौरान प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और विधायक राजेंद्र राणा, प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्ष जैनब चंदेल, चंडीगढ़ महिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपा दुबे भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर रोष प्रदर्शन किया। इस तरीके से महंगाई बढ़ाकर सरकार जो है, भाजपा जो है, लोगों को परेशान कर रही है, लोगों का जीना मुश्किल कर रही है। मुझे लग रहा है ये जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों में गुस्सा जो है जनता का निकला था और भारतीय जनता पार्टी का चारों की चारों सीटों पर जो सफाया किया था, आने वाले विधानसभा के चुनावों में और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह सुपड़ा साफ जो है जनता करने वाली है। विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत संख्या में महिलाएं महंगाई के विरोध में आई हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उपचुनाव में जनता ने गुस्सा सरकार के खिलाफ दिखाया था, उसी तरह से आने वाले चुनावों में जनता बीजेपी सरकार को आईना दिखाएगी। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं और रैली निकालकर केंद्र सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। उधर हिमाचल के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने पांवटा साहिब में लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही काफी समस्याओं का निपटारा कर दिया। पांवटा साहिब में हिमाचल के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने क्षेत्र की 11 पंचायतों के लोगों की समस्याएं सुनी। यहां पहुंचने पर ऊर्जा मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्षेत्र को जो सौगातें दी हैं, उसके लिए वो तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। इसके साथ ही ऊर्जा मंत्री ने बताया कि आने वाले कल में प्रदेश के जल मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह पांवटा साहिब के 1 दिवसीय प्रवास पर होंगे। उन्होंने लोगों से अपील की ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जल शक्ति मंत्री के कार्यक्रम में पहुँचे। सभी कार्यकर्ताओं ने धन्यवाद किया जो सौगातें पांवटा विधानसभा क्षेत्र को आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने दी हैं। चाहे सब कुछ राजपुरा हो, 20 बेड से 50 बेड का हॉस्पिटल हो और 4 स्कूलों की अपग्रेडेशन हो, अटल आदर्श विद्यालय खोलने की बात की हो, ये सारी बातें जो है आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद आज उसके लोगों ने किया है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनका मौके पर ही निपटारा किया। साथ ही बची हुई समस्याओं को कुछ दिनों में निपटाने की बात भी कही। प्रेम वर्मा, पांवटा साहिब, खबरें अभी तक। मंत्री लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के नामों का ऐलान कर दिया है। करण मेहरा को प्रदेश अध्यक्ष और यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। करण मेहरा का कहना है कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे। लंबे समय के बाद आखिरकार कांग्रेस ने उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा कर दी। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद जिम्मेदारी के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपना इस्तीफा दे दिया था। चुनाव के बाद से ही कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का चयन करना था। कांग्रेस हाईकमान ने काफी मंथन के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कुमाऊं मंडल से करण मेहरा और कुमाऊं से ही वरिष्ठ विधायक यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी। प्रदेश अध्यक्ष बने करण मेहरा का दावा है कि वो सबको साथ लेकर मजबूती से आगे बढ़ेंगे। मैं ये जो जिम्मेदारी मिली है ये बहुत कठिन जिम्मेदारी है और मेरे को बहुत ज़्यादा इस समय अपॉर्चुनिटी के रूप में मैं देखता हूँ इसको, लेकिन कठिन जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन करने की कोशिश करूँगा। मुझे लगता है कि मैं सबको एक साथ ले पाऊँगा।
इस घोषणा के बाद हालांकि नाराजगी देखने को मिल रही है, लेकिन नए प्रदेश अध्यक्ष बने करण मेहरा ने कहा है कि किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है और वो सबको साथ लेकर ही काम करेंगे। राव शफात अली, देहरादून, खबरें अभी तक। अब नए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के कंधों पर बेहद अहम जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस तरीके से इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, अब ऐसे में संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, ये देखने वाली बात होगी कि कैसे संगठन को लेकर आगे चलते हैं। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस स्पेशल बुलेटिन 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप जुड़े रहिए खबरें अभी तक के साथ।